कल मैंने आपको लाप्लास एंड पॉइसन समीकरण बता दिया था, ठीक है। अब है आपका लाप्लास एंड पॉइसन समीकरण की अनुप्रयोग, या बोल सकते हैं आप पॉइसन समीकरण का उपयोग करते हुए दो समांतर आवेशित प्लेटों के मध्य विभव एवं विद्युत क्षेत्र की गणना। विभव एवं विद्युत क्षेत्र की गणना, ठीक है। तो आपको पॉइसन समीकरण क्या बताया था मैंने, डेल स्क्वायर पाई इक्वल्स टू कितना होता है, माइनस रो बाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। और लाप्लास समीकरण क्या होती है, डेल स्क्वायर पाई इक्वल्स टू 0, ठीक है जी। ये कब आया था, जब आवेश घनत्व रो का मान 0 होता है तो पॉइसन समीकरण क्या हो जाती है, लाप्लास समीकरण, ठीक है। तो आपको ये पता है कि इस समीकरणों का उपयोग करके हम किसका मान निकाल सकते हैं, फाई क्या था यहाँ पर, विभव, फाई है यहाँ पर विभव, ठीक है। तो अब इस समीकरणों को हल करके हम क्या करेंगे, फाई का वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। जब आवेश दिया हुआ होगा तो हम कौन सी समीकरण उपयोग करेंगे, डेल स्क्वायर फाई, फाई प्लस नहीं है, विभव है, कल आपको बताया था विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एवं विभव में संबंध लिखा था मैंने, तब E इक्वल टू डेल्टा V की जगह पर मैंने फाई का उपयोग किया था, तो फाई मैंने यहाँ पर विभव लिया था। फिर जब इसको हल किया था तो डेल स्क्वायर फाई, तो यहाँ पर विभव ही है। अब विभव फाई का मान हमें ज्ञात करना है एक ऐसे क्षेत्र में जहां पर आवेश दिया हुआ है, यानी कि वहां पर आवेश घनत्व तो है, तो हम कौन सी समीकरण उपयोग करेंगे, पॉइसन समीकरण। और यदि हमें एक ऐसे क्षेत्र में विभव का मान ज्ञात करना है जहां पर आवेश क्या है, शून्य है, तो उसके लिए हम कौन सी समीकरण यूज करेंगे, लाप्लास समीकरण, ठीक है। अब हम यहाँ पर पॉइसन समीकरण ले रहे हैं, इसका मतलब आवेश घनत्व शून्य नहीं होगा, ठीक है। अब जैसे हमने ये हो गया एक्स और ये वाई तल, तो एक्स वाई तल में कोई समांतर प्लेटें ले ली इस तरीके से, ये वाली प्लेट जो है वो z इक्वल्स टू, ये z एक्सिस है, ठीक है। तो ये वाली प्लेट जो है वो z इक्वल्स टू 0 में है, ठीक है। यहाँ पर क्योंकि एक्स वाई तल में है इस तरीके से, तो z यहाँ से स्टार्ट हो रहा है तो z इक्वल्स टू 0 पर हो गई। एक प्लेट थोड़ा ऊपर ली है, इसका मतलब ये जो दूरी है वो कितनी है, यहाँ से d दूरी पर है, ठीक है। दूसरी प्लेट कहाँ पर है, z इक्वल्स टू d पर है, और वो भी किस में है, एक्स वाई तल में। यहाँ पर एक्स वाई तल में है, मूल बिंदु ये रहा, ठीक है। तो ये एक्स वाई तल में ही रहेगी ना ये, z इक्वल्स टू 0। अब इसको z अक्ष पे ऊपर जा रहे हैं, d दूरी पर भी है तो एक्स वाई तल में ही, लेकिन z इक्वल्स टू d पर है। ये दोनों समांतर प्लेटें हो गई, ठीक है। एक z इक्वल्स टू 0 पर है, एक z इक्वल्स टू d पर है। इस z इक्वल्स टू 0 पर जो प्लेट है उस पर विभव का मान है फाई इक्वल्स टू फाई 1, और इस वाली प्लेट पर हमने मान लिया विभव है फाई इक्वल्स टू फाई 2। दोनों पर विभव क्या है, एक पर फाई 1 है, दूसरे पर फाई 2 है, ठीक है। तो विभव में जो परिवर्तन हो रहा है वो किस अक्ष के अंदर से है, z अक्ष के अंदर से, x अक्ष के, ये दोनों को ही हमने ये मान लिया कि ये दोनों समविभव पृष्ठ हैं। हाँ नहीं, एक्स वाई प्लेन में है ये, एक्स वाई तल में है इस तरीके से, पर वो उसको मैं लिखूं बनाऊंगी तो ऐसे ही बनाऊंगी ना बोर्ड पर, तो पर है एक्स वाई तल में। ये आपकी एक्स अक्ष हो गई, जैसे यहाँ से ये एक्स अक्ष हो गई और ये वाई हो गई, ठीक है। जेड पर 0 पर है ये, और दूसरी वाली जेड इक्वल टू 0 पर ही है, डी पर ही है, इस अक्ष पे एक्स हो गया, इस पर सॉरी इस पर वाई हो गया, इस पर एक्स इस दिशा में,
ठीक है, अब दोनों ही समविभव पृष्ठ है, इसका मतलब इस वाली पृष्ठ में आप x दिशा में जाएं या y दिशा में जाएं, विभव का मान क्या रहेगा, phi 1 ही रहेगा, समान ही रहेगा। और इस वाली पृष्ठ पर भी आप x दिशा में जाएं या y दिशा में जाएं, विभव का मान कितना होगा, phi 2। तो ये दोनों प्लेटें z इक्वल्स टू 0 पर तथा z इक्वल्स टू d पर दो समानांतर समविभव पृष्ठ हैं, समविभव पृष्ठ हैं जिन पर विभव का मान कितना है, क्रमशः phi 1 तथा phi 2 है। तो phi 1 में आप इस दिशा में जाएं या इस दिशा में जाएं, x या y में, तो इस phi 1 में मान 0 परिवर्तन 0 होगा और यहाँ पर भी phi 2 जो है x और y दिशा में सेम रहेगा। अब मान लीजिए इन दोनों प्लेटों के बीच में आवेश है और उसका आवेश घनत्व है रो। यदि दोनों प्लेटों के मध्य आवेश घनत्व है रो है, तो अब इसमें अब दोनों प्लेटों के मध्य आपको विभव का मान ज्ञात करना है। तो आप कैसे याद करेंगे, पॉइसन समीकरण से। अतः विभव के मान के लिए पॉइसन समीकरण से क्या होता है, डेल स्क्वायर फाई इक्वल्स टू माइनस रो बाई एप्सिलॉन नॉट। अब डेल स्क्वायर क्या है, यहाँ पर लाप्लासियन संकारक। लाप्लासियन संकारक का मान क्या होता है, आपको बताया था, डेल स्क्वायर बाई डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर ओवर डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर ओवर डेल जेड स्क्वायर। फाई का उन तीनों में क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, डेल स्क्वायर फाई ओवर डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर फाई ओवर डेल जेड स्क्वायर इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, माइनस रो बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब आप एक चीज देखिए, यहाँ पर जो फाई का एक्स अक्ष की दिशा में परिवर्तन हो रहा है, क्या डेल फाई बाई डेल एक्स का मतलब क्या है, फाई का एक्स दिशा में परिवर्तन, फाई का वाई दिशा में परिवर्तन और फाई का जेड दिशा में परिवर्तन। अब फाई का एक्स दिशा में कोई परिवर्तन हो रहा है, नहीं हो रहा है। वाई दिशा में कोई परिवर्तन हो रहा है, नहीं हो रहा है, क्योंकि ये पृष्ठ जो है वो एक्स वाई तल में है और समविभव पृष्ठ है। तो एक्स और वाई अक्षों के अंदर विभव में परिवर्तन नहीं होगा, समान होगा। लेकिन आप जब जेड दिशा में जा रहे हैं तो विभव में परिवर्तन हो रहा है। क्यों, यहाँ पर phi 1 है, जेड इक्वल्स टू डी पर phi 2 है, तो जेड दिशा में जाने पर ही विभव में परिवर्तन हो रहा है, इसलिए ये इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। केवल क्या होगा, डेल स्क्वायर फाई ओवर डेल जेड स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस रो बाई एप्सिलॉन नॉट। चूंकि दोनों प्लेटें एक्स वाई तल में समविभव पृष्ठ हैं, इसलिए एक्स व वाई अक्षों के अनुदेश विभव में परिवर्तन क्या होगा, शून्य होगा। अतः एक्स वाई अक्षों के अनुदेश, दिख रहा है ना, अक्षों के अनुदेश विभव परिवर्तन शून्य होगा। ठीक है,
ऊपर से मिटा रही, ज्यादा नहीं मिटा रही, नहीं लिखा अभी। विभव में परिवर्तन शून्य होगा एक्स वाई जेड एक्स अक्ष के अंदिश और वाई अक्ष के अंदिश। ठीक है, तो आप ये लिख सकते हैं डेल फाई बाई डेल एक्स और डेल फाई बाई डेल वाई 0 होगा। ठीक है, अतः इसको समीकरण नंबर 1 लिख दीजिए। समीकरण 1 से क्या लिख सकते हैं आप? डेल, जब वन टाइम डेरिवेटिव 0 है तो डबल टाइम डेरिवेटिव 0 ही होगा, तो इसको क्या लिखेंगे? डेल स्क्वायर 5 ओवर डेल स्क्वायर फाइव ओवर डेल जेड स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस रो बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब जैसे देखिए आप इसका क्या करते हैं, पहली बार में समाकलन करिए, समाकलन करेंगे, अवकलन का जब समाकलन करते हैं तो वो अवकलन हट जाता है। ठीक है, तो पहली बार जब समाकलन करेंगे तो क्या आएगा, दोनों साइड में डेल फाई बाई डेल जेड आ जाएगा, एक अवकलन हट जाएगा। समाकलन करने पर यहाँ लिख लो, समाकलन करने पर, समाकलन करने पर एक बार करेंगे तो ये आ जाएगा डेल फाई बाई डेल जेड, और इधर भी तो होगा समाकलन। वन सेकेंड रुको, जो इसको ऐसे लिख सकते हैं हम, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं क्या, डी बाई डी जेड डेल फाई बाई, हाँ सही तो है, किसी कांस्टेंट का, जैसे आपको 5 का समाकलन करना है x के रेस्पेक्ट में तो 5x आता है ना। अब हम क्या कर रहे हैं, z के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो रो और एप्सिलॉन दोनों क्या है, कांस्टेंट हैं, तो यही आएगा ना z। ठीक है, क्या दोनों साइड में ही कर रहे हैं, z के रेस्पेक्ट में समाकलन दोनों पक्षों में, तो z आ जाएगा प्लस c1 कोई कांस्टेंट आ जाएगा। अगेन फिर से करेंगे तो क्या आएगा, डेल फाई बाई डेल जेड का समाकलन, तो अब फाई आ जाएगा, ये डेल बाई डेल जेड हट जाएगा यहाँ से। अब यहाँ पर जेड की रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो ये जेड का क्या हो जाएगा, जेड स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा। C1 कांस्टेंट है, इसका क्या हो जाएगा, C1 Z प्लस C2, पुनः समाकलन करने पर तो अब ये विभव का मान आ गया, फाई का ही मान तो निकाल रहे थे हम। पॉइसन समीकरण का उपयोग करते हुए दो समांतर आवेशित प्लेटों के मध्य विभव, तो विभव का मान आ गया। अब हमें क्या निकालना है, विद्युत क्षेत्र, तो विभव और विद्युत क्षेत्र में सीधा संबंध होता है इक्वल्स टू माइनस डेल्टा फाई। उससे पहले आप C1 एंड C2 दो कांस्टेंट है, इनकी वैल्यू भी निकाल सकते हैं, क्योंकि आपके पास दो बाउंड्री कंडीशन होती है, जितनी बाउंड्री कंडीशन होगी उतनी कांस्टेंट की वैल्यू आप निकाल सकते हैं। बाउंड्री कंडीशन क्या है इसमें, कि z इक्वल्स टू 0 पर विभव कितना है, फाई 1, और z इक्वल्स टू d पर फाई 2। ठीक है, ये हटा दूं यहां से, ये इक्वेशन नंबर आपकी सेकंड लिख लीजिए। समीकरण 2 क्या है, दो समांतर आवेशित प्लेटों के मध्य विभव का मान है, जहां C1 C2 क्या है, नियतांक है। अब लिखिए यहाँ पर बाउंड्री कंडीशन, मतलब
परिसीमा प्रतिबंध, परिसीमा प्रतिबंध एट z इक्वल्स टू 0, विभव कितना है आपका फाई इक्वल्स टू फाई 1, ठीक है। एट z इक्वल्स टू d, विभव फाई इक्वल्स टू कितना है फाई 2। तो पहले आप z इक्वल्स टू 0 पुट करेंगे इसमें और विभव फाई को क्या लिखेंगे फाई 1 लिखेंगे, फिर वहां से एक कांस्टेंट की वैल्यू आ जाएगी, फिर दूसरे कांस्टेंट की वैल्यू निकालने के लिए z इक्वल्स टू d पुट करेंगे एंड फाई इक्वल्स टू फाई 2। उपरोक्त दोनों परिसीमा प्रतिबंधों को समीकरण 2 में रखने पर नियतांक C1 C2 के मान ज्ञात किए जा सकते हैं। कैसे? समीकरण 3 से मान 2 में रखने पर पहला प्रतिबंध रखते हैं z इक्वल्स टू 0, यहाँ पर z इक्वल्स टू 0 रखो, फाई का मान कितना हो जाएगा फाई 1, z इक्वल्स टू 0 तो ये वाली टर्म तो पूरी 0, C1 z ये भी 0 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा C2, तो C2 का वैल्यू कितना हो गया फाई 1, ठीक है। दूसरे परिसीमा प्रतिबंध से आप C2 की वैल्यू यहाँ पर पुट कर सकते हैं। अब तो ये कितना आता है फाई इक्वल्स टू कितना आ जाएगा माइनस रो जेड स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस C1 Z प्लस फाई 1, ठीक है। C2 का वैल्यू कितना आ गया फाई 1, Z इक्वल्स टू 0 पर विभव फाई इक्वल्स टू फाई 1 रखने पर। अब इस वाली इक्वेशन में इक्वेशन नंबर 4 में प्रतिबंध रखेंगे दूसरा वाला, दैट मीन्स z इक्वल्स टू d पर फाई इक्वल्स टू फाई 2, तो फाई 2 जब यहाँ रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा माइनस रो d स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस C1 d प्लस फाई 1, तो हमें यहाँ से क्या निकालना है C1। इस वाली समीकरण को याद रखना, जब C1 और C2 दोनों के मान आ जाएंगे तो चलो 4th में रख देंगे। यहां से C1 का वैल्यू कितना आएगा फाई 2 माइनस फाई 1, फाई 2 माइनस पक्षांतरण करना है सिंपल, फाई 2 माइनस फाई 1 C1 d इधर रखा हुआ है प्लस रो d स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, जब C1 d है होगा इधर तो d का पूरे में डिवाइड भी होगा, ठीक है। पक्षांतरण करने पर इस C1 का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो यही आएगा। कोई दिक्कत है इसमें जिसको ये समझ में नहीं आ रहा? अब क्या है आपके पास C1 की वैल्यू आ गई और C2 की भी वैल्यू आ गई, तो विभव फाई का मान क्या हो जाएगा, अतः समीकरण 4 से, इस समीकरण 4 में C1 का वैल्यू रख दो, तो फाई इक्वल्स टू कितना आ जाएगा माइनस रो जेड स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस C1 जेड, तो C1 की ये पूरी वैल्यू रखनी है, साथ में इसमें Z का मल्टीप्लाई होना है, तो इसको क्या लिखेंगे फाई 2 माइनस फाई 1 अपॉन डी जेड प्लस रो डी जेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस फाई 1। और देखो इसको तो रो बाई 2 एप्सिलॉन नॉट कॉमन आ रहा है, तो कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं इसको, रो बाई 2 एप्सिलॉन नॉट लिख लीजिए और z भी कॉमन आ जाएगा, यहाँ पर क्या बचेगा d और यहाँ पर क्या बचेगा माइनस का z,
रो जेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट कॉमन लिया तो यहाँ पर क्या बचेगा डी और यहाँ पर माइनस जेड प्लस फाई 2 माइनस फाई 1 बाई डी जेड प्लस फाई 1। ये आ गया आपका विभव का मान। तो आपको यदि विभव फाई 1 फाई 2 के मान दिए हुए होंगे, ठीक है, ये कितनी दूरी डी पर है वो दूरी गिवन होगी और क्या चाहिए, ठीक है, तो आप उस पर क्या निकाल सकते हैं, आवेश घनत्व रो दिया हुआ है तो वहां पर उस क्षेत्र में विभव का मान निकाल सकते हैं। इस इक्वेशन पर न्यूमेरिकल नहीं पूछेगा आपसे, इसमें डेरिवेशन ही पूछेगा, ठीक है, ये श्योर है कि इसमें डेरिवेशन ही पूछेगा, या ऐसे पूछ सकता है पॉइसन समीकरण को लिखिए उसका एक अनुप्रयोग लिख लिए, तो अनुप्रयोग में आप ये लिख सकते हैं ना, या फिर सीधा जो हेडिंग लिखी हुई है इसी तरीके से पूछ लेगा। न्यूमेरिकल तो तुम्हारे उसी चीज पर आ सकते हैं जैसे बलागुण निकालना है उसके लिए, और केपी कॉस थीटा बाई आर उसका विभव का मान किसी द्विध्रुव के कारण, वो चीजों पे अभी करवा दूंगी कुछ दो चार तो, ठीक है, हटा दूं अब मैं, अब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। इक्वल्स टू कितना होता है माइनस ग्रेड फाई। अब यहाँ पर तो फाई का मान डेल तो अवकलज संकारक है, डेल बाई डेल एक्स भी आ सकता है, डेल बाई डेल वाई भी आ सकता है, डेल बाई डेल जेड भी आ सकता है। अब आपको दिख रहा है कि फाई सिर्फ जेड पर ही डिपेंड कर रहा है, एक्स और वाई लिखने का तो कोई मतलब ही नहीं है, तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं, ई इक्वल्स टू माइनस डेल्टा फाई बाई डेल्टा जेड। तो इस समीकरण 5 का जेड के सापेक्ष क्या करना है, अवकलन ही करना है। ई इक्वल्स टू कितना आ जाएगा माइनस डेल बाई डेल जेड करना है। अब देखिए यहाँ पर ये वाली इक्वेशन ज्यादा सही रहेगी, सिंपल ऐसे कर लो, देखो रो बाई 2 एप्सिलॉन नॉट तो कांस्टेंट ही है, रो बाई 2 एप्सिलॉन नॉट कॉमन है। अब यहाँ पर जेड इंटू डी का करेंगे, जेड इंटू डी है तो डेल बाई डेल जेड करेंगे तो डी तो कांस्टेंट रहेगा, जेड का कितना हो जाएगा 1, तो डी आ गया। फिर यहाँ पर ये माइनस का जेड स्क्वायर है, इसका क्या हो जाएगा माइनस का 2z। अगेन यहाँ पर z का कितना हो जाएगा 1 और ये तो पूरा कांस्टेंट है। और फाई 1 का भी 0 हो जाएगा, कांस्टेंट ही है। आगे माइनस है, इसमें माइनस ग्रेड फाई है ना, तो ये माइनस लगा देना। ठीक है, अब ये आपको पता है कि आपने z घटक निकाला है, डेल फाई बाई डेल जेड कर रहे हैं, इसका मतलब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किस दिशा में ले रहे हैं आप, z अक्ष के अनुदिश, और z अक्ष के अनुदिश क्या है होता है एकांक सदिश k कैप, ठीक है, क्योंकि विद्युत क्षेत्र क्या एक सदिश राशि है तो आपको उसका एकांक सदिश भी लिख सकते हैं, माइनस k कैप भी यहाँ पे लिख लो इसको, ठीक है। अब ये तो हो गया आपका पॉइसन समीकरण का अनुप्रयोग, ठीक है। जब हमने इन दोनों समांतर प्लेटों के मध्य आवेश को माना था, तो आवेश है तो वहां पर आवेश घनत्व भी है। अब यदि ये कह दें कि इन दोनों के प्लेटों के बीच में आवेश शून्य है, ठीक है, तो जब आवेश शून्य है तो आवेश घनत्व भी शून्य ही होगा, तो उस कंडीशन में इन दोनों प्लेटों के बीच में विभव कितना होगा,
जब आवेश घनत्व शून्य है तो उस कंडीशन में इन और सारी चीजें सेम ही है, बस यहाँ पर रो का वैल्यू 0 है। तो उस कंडीशन में विभव का मान निकालने के लिए किसका उपयोग करेंगे? लाप्लास समीकरण का। ठीक है, तो अब यहाँ पर सिंपल यही लिखना है, लाप्लास समीकरण लिख लो इसमें एक तो। लाप्लास समीकरण का उपयोग करते हुए दो समांतर आवेशित प्लेटों के मध्य विभव एवं विद्युत क्षेत्र की गणना। लाप्लास समीकरण का उपयोग ही वही किया जाता है जहां पर आवेश शून्य हो और हमें वहां पर विभव का मान ज्ञात करना हो, तो लाप्लास समीकरण का उपयोग करते हैं। लाप्लास समीकरण वही चीजें यहाँ पर सेम रिपीट करनी है कि माना जैसे आप डेरिवेशन कोई भी स्टार्ट करते हैं तो डायग्राम बनाने के बाद में उसके बारे में कुछ लिखना है ना। माना z इक्वल्स टू 0 पर और z इक्वल्स टू d पर दो समांतर चालक प्लेटें हैं, दो समांतर प्लेटें हैं जिन पर विभव का मान फाई इक्वल्स टू फाई 1 और फाई इक्वल्स टू फाई 2 है, दोनों ही समविभव पृष्ठ हैं। एक्स वाई तल में है इसलिए एक्स व वाई अक्षों के अंदर विभव में परिवर्तन शून्य है, विभव में परिवर्तन सिर्फ जेड अक्ष के अनुदिश है। तो ये चीज लिख लेंगे आप वहां पर। अब हमें याद करना है दोनों प्लेटों के बीच में आवेश घनत्व तो शून्य है, इसलिए दोनों प्लेटों के बीच में विभव का मान ज्ञात करने के लिए लाप्लास समीकरण से, ठीक है, थ्योरी लिखने के बाद में लाप्लास समीकरण से डेल स्क्वायर फाई इक्वल्स टू कितना होता है? 0, क्योंकि रो 0 है, यहाँ लिख लो आप, क्योंकि रो इक्वल्स टू 0। डेल स्क्वायर फाइव बाई डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर फाइव बाई डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर फाइव बाई डेल जेड स्क्वायर इक्वल्स टू 0। सिमिलर लिखना है, चूंकि एक्स व वाई अक्षों के अंदिश सममिति होने के कारण एक्स और वाई अक्षों के अंदिश विभव में परिवर्तन क्या है? शून्य है। अतः डेल स्क्वायर फाइव बाई डेल जेड स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 0। ठीक है, अब इसका फिर से आपको क्या करना है? समाकलन करने पर फर्स्ट टाइम जब आप समाकलन करेंगे डेल फाइव बाई डेल जेड इक्वल टू C1, ऐसा लिख सकते हैं ना इसको, समाकलन करने पर। रिजॉइन कर लो।